स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, विशेष तौर से क्योंकि पेंडिंग रिजल्ट पर मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से रिप्लाई दे दिया गया है, तो इससे संबंधित जानकारी हम आपको देने वाले हैं। बिल्कुल उन्हीं शब्दों के साथ हम आपको अपडेट देंगे जो कि रिप्लाई सामने आया है। एज इट इज वही वर्ड्स पढ़ के बताएंगे, तो बुलेटिन के अंत तक आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बात इस दौरान हम एरियर को लेकर भी करने वाले हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने आज ये भी बड़ा खुलासा कर दिया है कि एरियर कब तक कर्मचारियों को और पेंशनर्स को दिया जाएगा। तो स्थिति एक तरह से लगभग इस पर भी स्पष्ट हो चुकी है। ये भी अपडेट बिल्कुल हम आपके लिए लेकर आए हैं। स्टार्टअप योजना भी एक तरह से बदल दी गई है। कैसे, ये अपडेट देंगे एसओपी, क्योंकि इस पर अधिसूचित हुई है, लेकिन साथ ही साथ 2 से 3 बड़े बदलाव किए गए हैं और बदलाव किस तरह के हैं ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। स्टार्टअप योजना वही है जिसमें कि इलेक्ट्रिक टैक्सियों का इस्तेमाल किया जाएगा और एक तरह से रोजगार बेरोजगार युवाओं को दिया जाएगा। इनकी जो टैक्सेस होंगी ये सरकारी महकमों के साथ अटैच होने वाली है। लेकिन प्रथम चरण में कितनी टैक्सेस लगने वाली है अब और कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है, ये अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। आउटसोर्स और रोजगार पर आज भी चर्चा हुई है। काफी ज्यादा हंगामा बरपा है। सरकार की ओर से इसमें क्या कुछ जवाब दिया गया है? जिन आउटसोर्स कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, क्या दोबारा से इनकी नौकरियां बहाल होंगी? इस पर सरकार ने किस तरह से अपनी बात रखी है, ये अपडेट हम आपको देंगे। विपक्ष की ओर से कितना हंगामा इन्हीं 2 मसलों पर किया गया है आज, क्योंकि आखिरी दिन था विधानसभा शीतकालीन सत्र का, तो ये भी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट बदल ली है। कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी दर्ज की गई है। कुल्लू और लाहौल स्पीति से जुड़ी ये जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। देखिए, रोहतांग दर्रा के साथ कुंजुम दर्रा सहित ऊंची चोटियों पर ताज़ा बर्फबारी हुई है, जिसके बाद पर्यटकों के चेहरे खिल गए हैं, क्योंकि इसी उम्मीद के साथ इस सीजन में पर्यटक पहुंचते हैं कि सफेद नज़ारा उन्हें हिमाचल प्रदेश का देखने के लिए मिले। और सुबह से लेकर इन कुछ एक क्षेत्रों में, जो कि जिला कुल्लू के और लाहौल स्पीति के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। अब इसके बाद उम्मीदें बन गई हैं कि जल्दी ही शिमला और शिमला के साथ लगते क्षेत्रों में भी बर्फबारी होगी और यहां का रुख भी पर्यटक करेंगे। अब शीतकालीन सत्र पर आना चाहेंगे, क्योंकि आज 5वां दिन था और आखिरी दिन था, लेकिन आज भी भाजपा वहां नए अंदाज में नजर आई है। देखिए, अगर पिछले 4 दिनों पर गौर करें तो भाजपाइयों की ओर से प्रदर्शन किए गए। कभी ये दूध की बाल्टी लेकर पहुंच गए, तो कभी गोबर की टोकरियां लेकर पहुंचे। आज आखिरी दिन था, सेब की पेटियों के साथ ये नजर आए हैं। प्रदर्शन इनकी ओर से किया गया और सेब की पेटियां हाथ में लेते हुए इन्होंने ये सवाल किया कि आखिरकार कब वो दिन आएगा जब बागवान खुद अपनी फसलों के दाम तय कर सकेंगे। ये सरकार की ही गारंटी थी, लेकिन गारंटी अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। 1 साल से ज्यादा का समय बीत गया है। बागवान जब यहां राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी से मिलने गए, तो जगत सिंह नेगी ने तो ये स्पष्ट कर दिया कि पूरे देश भर में ऐसी कहीं व्यवस्था नहीं है, तो यहां भी नहीं होगी। तो जब गारंटी दी थी उसे पूरा करना चाहिए, ना कि अपनी बात से मुकरना चाहिए। ये आज विपक्ष की ओर से कहा गया। सरकार के खिलाफ इन्होंने नारे भी लगाए हैं। और देखिए, ये ठीक 11 बजे, क्योंकि सेशन शुरू होना था, उससे पहले इनकी ओर से पूरा हंगामा किया गया और फिर सदन के भीतर भी ये जो भाजपा विधायक थे कंधे पर पन्ने लटका कर पहुंचे। तो रोज हमें इसी तरह का अंदाज भाजपा का देखने के लिए मिला है, क्योंकि आंदोलन और प्रदर्शनों के लिए ही भाजपा विशेष रूप से जानी जाती है। कब किस समय कौन सा मुद्दा उठाना है, ये भाजपा से बेहतर कोई नहीं जानता है। और ऐसा ही रूप हमें शीतकालीन सेशन के दौरान भाजपा विधायकों का देखने के लिए मिला है। अब आउटसोर्स और बेरोजगारी पर आना चाहेंगे, क्योंकि भोजन अवकाश के बाद यहां भी विपक्ष की ओर से फिर हंगामा किया गया और इसी मसले पर हुआ। पिछले कल भाजपा विधायकों की ओर से नियम 67 के तहत चर्चा मांगी जा रही थी इन्हीं मसलों को लेकर, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने मंजूरी नहीं दी उन्हें और ये कहा नियम 130 के अंतर्गत ही ये प्रस्ताव लेकर आए। तो आज नियम 130 के अंतर्गत इन्होंने चर्चा मांगी। लेकिन इस बीच देखिए, पूरा वाक्य किस तरह का रहा, क्योंकि इससे पहले ही सरकार की ओर से भी एक प्रस्ताव लाया गया था, जो कि भर्तियों में हुए भ्रष्टाचार को लेकर, जिसमें उन्होंने चर्चा मांगी थी। तो यहां विपक्ष काफी ज्यादा आक्रोश में आ गया और विपक्षी नेताओं ने यह कहा कि पहले इनके मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि पिछले कल से लेकर ये मांग रख रहे हैं। इस पर नोकझोंक होती रही, कई मिनट्स तक ये नोकझोंक चलती रही। फिर कहीं जाकर ये डिसाइड हुआ कि क्यों ना इन दोनों मसलों को एक तरह से क्लब कर दिया जाए।
क्योंकि देखिए सरकार की ओर से जो प्रस्ताव लाया गया था वो भी भर्तियों को लेकर ही था। पूर्व जयराम सरकार में भर्तियों को लेकर जो भ्रष्टाचार हुआ है उस पर चर्चा होने वाली थी। दूसरी ओर आउटसोर्स और बेरोजगारी पर विपक्ष ने चर्चा मांगी थी। तो मसले भी सेम ही थे, एक ही मंशा थी। इसलिए ये मंत्री हर्षवर्धन चौहान की ओर से कहा गया कि जब मुद्दे एक जैसे हैं, मंशा एक है, तो क्यों ना क्लब कर इन मुद्दों को यहाँ चर्चा कर दी जाए। फिर भाजपा विधायक रणधीर शर्मा की ओर से भी इसमें हामी भरी गई और यहाँ एक तरह से ये चर्चा फिर इन मुद्दों को क्लब करके हुई लगातार, क्योंकि यही आरोप विपक्ष की ओर से लगाए गए हैं कि 10,000 के करीब आउटसोर्स कर्मचारी थे जिन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया है। कम से कम वो कोविड-19 स्टाफ जिन्होंने दिन रात कोरोना महामारी के दौरान अपनी सेवाएं दी, उन्हें तो बाहर का रास्ता ना दिखाएं, उनकी नौकरी बहाली होना जरूरी है, क्योंकि अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने सेवाएं दी है। और अब यहाँ वर्तमान सरकार उन्हें एक्सटेंशन देने पर कोई भी सोच विचार नहीं कर रही है। साथ ही साथ जल शक्ति विभाग में जो आउटसोर्स कर्मचारी बाहर हुए थे, कई महीने उन्हें हो चुके हैं अपनी नौकरी को त्यागे हुए, उनकी भी नौकरी बहाली होनी चाहिए। ये भी नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से बात कही गई है। बेरोजगारी को लेकर इन्होंने ये कहा कि पूर्व जयराम सरकार में जो भर्तियां हुई थी, कम से कम उसका रिजल्ट तो घोषित कर दिया जाए। नई भर्तियां तो हो ही नहीं रही हैं, लेकिन जो पुरानी भर्तियां हुई थी उसे पूरा करने का काम वर्तमान सरकार को करना चाहिए। लेकिन वही बात फिर से आ गई। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों ने यही आरोप लगाया कि भर्तियों को लेकर जो भी धांधली हुई है पूर्व जयराम सरकार में हुई, उस वक्त सभी घोटाले हुए और अब उन घोटालों की जांच वर्तमान सरकार करवा रही है। उस वक्त अगर निगरानी रखी होती पूर्व जयराम सरकार ने कि आखिरकार क्या कुछ आयोग में चल रहा है, तो यहाँ तक नौबत नहीं आती, जांच में इतना समय नहीं लगता और युवाओं को भी इंतजार नहीं करना पड़ता। तो तीखी नोकझोंक हमें इन मुद्दों को लेकर आज फिर देखने में मिली है। हालांकि वही बात है कि डेडलाइन फिर यहां मुख्यमंत्री की ओर से नहीं दी गई कि आखिरकार कितना समय यहां पर कुल मिलाकर लगने वाला है जांच के लिए और कब तक रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे रहा है। केवल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम ही भाजपा कांग्रेस ने किया है पिछले कुछ महीनों में और वही आज भी हमें देखने के लिए मिला है। गाड़ी की झंडियों पर भी आज बवाल हुआ है और इस पर सभी विधायक एकजुट होते हुए भी नजर आए। दरअसल ये कांग्रेस विधायकों की ओर से भी और भाजपा विधायकों की ओर से भी कहा गया कि प्रोटोकॉल में ये अधिकारियों से ऊपर है, लेकिन उसके बावजूद भी गाड़ियों में झंडी लगाने का मौका इन्हें नहीं दिया जा रहा है। जब यहाँ मुख्य सचिव की गाड़ी में झंडी लग सकती है, अन्य अधिकारियों की गाड़ी में झंडी लग सकती है, तो फिर इन्हें इसकी इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा है कि सभी पहलुओं पर वो ध्यान देंगे और उसके बाद क्या निर्णय लिया जा सकता है, विधायकों को यह मंजूरी दी जा सकती है या नहीं, इस पर सोच विचार किया जाएगा। लेकिन कई तरह के सवाल आज विधायकों की ओर से इस मसले को लेकर उठाए गए हैं। देखिए यहाँ भाजपा विधायक त्रिलोक जम्वाल की ओर से यह कहा गया कि विधायकों की गाड़ियों का चलान किया जा रहा है बेवजह। अभी प्राकृतिक आपदा के समय एमएलए को जाना पड़ रहा था एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, तो वहां एसएचओ लेवल के या फिर कांस्टेबल लेवल के पुलिसकर्मी भी पहुंच रहे थे और कागजात को लेकर गाड़ियों को रोक रहे थे, पूछताछ कर रहे थे और बेवजह चलान भी कर रहे थे। क्या यही औकात एमएलए की रह गई है? अधिकारियों से ऊपर जब इनका लेवल है तो ऐसे में इन्हें भी यहां मौका दिया जाना चाहिए गाड़ियों में झंडी लगाने का, ताकि बेवजह इन्हें पुलिस भी तंग ना करे, इनके चलान भी ना हो। और प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने जिस तरह से इन्हें जाना पड़ा, वैसे ही अक्सर इन्हें किसी भी क्षेत्र में पहुंचना पड़ता है जहां कोई घटना पेश आई होती है, तो काफी ज्यादा देरी इन्हें लग जाया करती है इस दौरान पहुंचने में। अब जल रक्षकों पर आना चाहेंगे। जल रक्षकों के लिए एक बड़ी राहत है। हालांकि राहत तो खैर पहले भी नहीं ये मिलने वाली थी, लेकिन कोई सोच विचार इस पर फिर सरकार की ओर से किया नहीं गया। ये एक ही मांग अपनी उठा रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट पर आने की जो अवधि है उसे घटा दिया जाए, 12 वर्ष से घटाकर उसे 8 साल किया जाए। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से आज ये मिले थे धर्मशाला में ही शीतकालीन सत्र के दौरान। तो उप मुख्यमंत्री ने इन्हें आश्वासन ये दिया है कि चलिए इसे घटाकर 8 वर्ष तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि 10 साल इस अवधि को कम करके किया जा सकता है। अब ये फैसला कब तक लिया जाता है ये देखना होगा, क्योंकि बजट सेशन के दौरान भी यही आश्वासन इन्हें दिया गया था। फिर मॉनसून सेशन हुआ था, उसमें भी उप मुख्यमंत्री ने यही कहा था कि 12 साल की अवधि को घटाकर 10 साल कर दिया जाएगा, ताकि 10 साल में ही ये कॉन्ट्रैक्ट पर आ सके और नियमित हो सके। लेकिन अभी तक ऐसा कोई डिसीजन हुआ नहीं। अब जल्दी ये निर्णय इनके लिए ले लिया जाएगा, ये डेप्यूटी सीएम ने जरूर आज कहा है। एक और मांग इनकी ओर से की गई है कि जिन कर्मचारियों ने 12 वर्ष का समय अपना पूरा कर लिया है उनके लिए पोस्ट भी क्रिएट की जाए, क्योंकि वो भी अब इंतजार में बैठे हैं। एक लंबा समय इन्हें देखना पड़ता है, फिर कहीं जाकर ये कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पर आते हैं। तो इतने ज़्यादा लंबे समय के बाद कई वित्तीय लाभों से वंचित रह जाते हैं, कुछ की उम्र वैसे ही पूरी हो जाती है। ये बात इनकी ओर से आज रखी गई है। एसपीओ का मामला भी आज उठाया गया था और ये भाजपा विधायक हंसराज
ठाकुर की ओर से उठाया गया था। दरअसल इनकी ओर से ये कहा गया कि यहाँ एसपीओस का मानदेय बढ़ाया जाना चाहिए और सीएम सुक्खू ने इस पर यह जवाब दिया है कि इस बारे में भारत सरकार को एक चिट्ठी पहले ही वर्तमान सरकार ने दी थी, लेकिन मंजूरी उस पर केंद्र सरकार ने नहीं दी। अब अगर भाजपा विधायक ने भी अपनी तरफ से कोई चिट्ठी दी है तो अच्छी बात है। सीएम सुक्खू जल्दी ही गृह मंत्री से मुलाकात करने के लिए दिल्ली जाने वाले हैं, तो ये भाजपा विधायक दल भी उनके साथ चल सकता है। कांग्रेस के मांगने के बाद तो केंद्र सरकार कोई राशि जारी कर नहीं रही है, ना कोई बजट दे रही है, लेकिन भाजपा के विधायक साथ चलेंगे तो शायद केंद्र सरकार को लगेगा कि अपनी पार्टी के विधायक हैं और उसके बाद ये राशि जारी की जा सकती है। हालांकि एक तरह से टिप्पणी उन्होंने ये भाजपाइयों पर की है, चुटकी लेते हुए उन्होंने ये बात कही। दूसरी बड़ी बात देखिए, उन्होंने ये कही कि जो एसपीओज हैं उनकी सर्विसेज का पूरा ध्यान है वर्तमान सरकार को, इसीलिए 500 रुपए उनके मानदेय में बढ़ोतरी की गई थी। और ज़्यादा मानदेय बढ़ाने पर सोच विचार करेगी सरकार, लेकिन अभी प्रदेश कमज़ोर आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है। जैसे ही आर्थिक स्थिति ठीक होगी उसके बाद ये निर्णय इनका मानदेय बढ़ाने पर और ज़्यादा लिया जाएगा। तो एक तरह से आश्वासन भी दिया गया है, लेकिन साथ ही साथ भाजपा के विधायक को ये बात भी सुना दी कि भारत सरकार को चिट्ठी भेजी थी यहाँ कांग्रेस सरकार ने, लेकिन उस पर कोई भी मंजूरी केंद्र सरकार ने नहीं दी है। अब अगर भाजपा विधायकों को ऐसा लगता है कि कांग्रेस सरकार कुछ नहीं कर रही है तो भाजपा विधायक दल ही खुद केंद्र सरकार के पास जाए, शायद उनके मांगने के बाद कोई जवाब केंद्र सरकार से आ जाए। क्रिप्टो और माइनिंग घोटाला भी आज सदन में गूंजा है और इसमें भी सीएम सुक्खू की ओर से यही कहा गया कि जितने भी घोटाले हुए पूर्व जयराम सरकार के दौरान हुए। क्रिप्टो घोटाला अरबों के हिसाब से यहाँ पर हुआ है, यानी कि अरबों करोड़ों के हिसाब से इस घटना को अंजाम दिया गया है। भोले भाले लोगों को ठगा गया है और सबसे ज़्यादा इसमें अधिकारी और पुलिसकर्मी ही संलिप्त पाए गए हैं। और ये घोटाला पूर्व जयराम सरकार के समय हुआ, लेकिन जांच कांग्रेस सरकार ने करवाई है। अभी तक इसमें 19 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, ये भी मुख्यमंत्री ने जानकारी दी। 80 छापे मारे गए एसआईटी टीम की ओर से और 18 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है और अभी भी इस बारे में जांच जारी है। लेकिन जिस तरह से अधिकारी और कुछ एक पुलिस कर्मियों का इसमें संलिप्त होने का मामला सामने आया है, तो साफ तौर से ये बात पता चल रही है कि पूर्व जयराम सरकार में इन्हें राजनीतिक संरक्षण मिला है। लेकिन जो भी कानून की उल्लंघना करेगा या भ्रष्टाचार को अंजाम देगा उसे बख्शा नहीं जाएगा हिमाचल प्रदेश में, ये बात भी मुख्यमंत्री ने कही है। दूसरी बात इन्होंने माइनिंग घोटाले को लेकर कही कि लगभग 100 करोड़ का घोटाला हो गया है। पूर्व जयराम सरकार में ही अवैध रूप से कुछ एक स्टोन क्रशर चलाए जा रहे थे। जब इन्हें बंद करने का निर्णय वर्तमान सरकार ने लिया तो विपक्ष लगातार उनके फेवर में आकर यह बात कर रहा है कि आखिरकार किस आधार पर स्टोन क्रशर्स को बंद किया गया है। उन्हें पहले भी राजनीतिक संरक्षण मिला था और जब वर्तमान सरकार ने कोई स्टैंड लिया तो इस पर विपक्ष को आपत्ति हो गई है, क्योंकि इससे राज्य सरकार की रॉयल्टी को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। लेकिन आने वाले समय में अब ऐसा नहीं होगा, पूरा ध्यान रखा जाएगा, किसी भी स्टोन क्रशर को अवैध रूप से चलने नहीं दिया जाएगा। ये बात भी आज सीएम सुक्खू की ओर से कह दी गई है। ऋण पर भी देखिए कुछ एक आंकड़े मुख्यमंत्री ने आज पेश किए हैं, क्योंकि शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन था तो जो भी सवाल थे उनका जवाब देने की कोशिश यहां मुख्यमंत्री की ओर से रही है। तो ऋण को लेकर इन्होंने ये कहा कि 2023-24 के लिए केवल यहाँ 6,641 करोड़ की ऋण की लिमिट दी गई थी केंद्र सरकार की ओर से, और भाजपा ये हल्ला डाल रहे हैं कि 10,000 करोड़ से ऊपर का ऋण ले लिया है। ये कैसे संभव है जब लिमिट ही 6,641 करोड़ की हो और इसमें भी अभी तक 1,300 करोड़ रुपए का लोन लेना बाकी रह रहा है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जयराम सरकार ने चुनावों से ठीक पहले लगभग 14,000 करोड़ रुपए का ऋण लिया था, जो बात ये किसी को नहीं बता रहे हैं। हालांकि 10,000 करोड़ रुपए का ऋण ले लिया गया है, ये झूठी बात पूरे हिमाचल प्रदेश में फैलाने की कोशिश यहाँ विपक्षी नेताओं की ओर से की जा रही है। तीसरी बात इन्होंने हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर कही कि जल्दी ही प्रदेश को समृद्ध राज्य बनाया जाएगा। सबसे अमीर राज्यों में अब हिमाचल शुमार होने वाला है, वो इस तरह से कि देखिए अब रेवेन्यू जुटाना यहाँ वर्तमान सरकार ने शुरू कर दिया है। हालांकि इसमें एक एग्जाम्पल भी इनकी ओर से दिया गया, जिसमें इनका कहना था कि सबसे बड़ा कारखाना पेप्सी कोक अब इंदौरा में आ गया है। आज से पहले ये नहीं हुआ, अब हुआ, क्योंकि वर्तमान सरकार कोशिशें कुछ इस तरह की कर रही है कि कैसे रेवेन्यू को जनरेट किया जाए, हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार पर या लोन पर निर्भर ना रहना पड़े, इस तरह की स्थिति अब यहाँ पर बनाने की कोशिश वर्तमान सरकार की ओर से हो रही है। देखिए कैग रिपोर्ट भी आज सदन में रखी गई है और घाटे का संदेश एक तरह से इस कैग रिपोर्ट से मिला है। दरअसल रिपोर्ट में राजस्व, राजकोषीय और प्राथमिक तीनों में घाटा होने का अनुमान जताया गया है। अब आंकड़े क्या कहते हैं आपको बता देते हैं। राजस्व घाटे में 1,368 करोड़
81 लाख रुपए की वृद्धि का अनुमान जताया गया है, जबकि राजस्व घाटा 6072 करोड़ 94 लाख रुपए रहने की संभावना है। राजकोषीय घाटे में 2615 करोड़ 59 लाख की अनुमानित वृद्धि का अनुमान है। प्राथमिक घाटा 4338 करोड़ 13 लाख से बढ़ाकर 6953 करोड़ 72 लाख होने की संभावना है। ये हमने शॉर्ट में ही आपको जानकारी दी, बारीकी से आप कल दिव्य हिमाचल का न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, उसमें आंकड़े भी दिए गए होंगे और बाकी जानकारी भी आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। 3 विधेयक पास हो गए हैं। हालांकि विपक्ष की ओर से हल्की आपत्ति जताई जा रही थी, लेकिन शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन फिर भी 3 विधेयक पास किए गए हैं। पिछले कल भी हमने इन विधेयकों को लेकर आपको जानकारी दी थी। देखिए, इसमें एक तो स्टाम्प ड्यूटी को लेकर है, राजस्व कार्यों में अब स्टाम्प ड्यूटी बढ़ा दी गई है, एक तरह से फीस बढ़ चुकी है, यानी कि कंपनियों के मर्जर पर भी अब हिमाचल सरकार 8% स्टैंप ड्यूटी लेगी। इसी तरह से पूरा आंकड़ा बदल गया है, यानी कि हर कार्य के लिए अब यहाँ फीस बढ़कर आपको देनी होगी। दूसरी बड़ी बात है वाटर कमीशन को लेकर, वाटर सेस कमीशन से अब इसे वाटर कमीशन बना दिया गया है ताकि दायरा इसका बढ़ जाए। तीसरी बात हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा कचरा नियंत्रण अधिनियम को लेकर थी, इसमें भी संशोधन हुआ है। दरअसल अब ऐसी सामग्री जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल कैटेगरी में आती है, यानी कि जो 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के विशिष्ट तापमान स्तर पर 6 महीने तक गलती नहीं है या खाद में कन्वर्ट नहीं होता है, उसे भी अब प्लास्टिक में ही लिया जाएगा, यानी कि उसे भी अब प्लास्टिक वाली सामग्री में ही काउंट किया जाएगा। स्टार्टअप योजना पर अब आना चाहेंगे। वर्तमान सरकार की ओर से स्टार्टअप योजना शुरू की जा रही है। बेरोजगार युवाओं के लिए इलेक्ट्रिक टैक्सी इसमें उपलब्ध करवाई जाएगी युवाओं को, जिसके लिए उन्हें सब्सिडी भी दी जा रही है और लोन भी उपलब्ध करवाया जाएगा। और फिर सरकारी महकमों के साथ ये टैक्सीज अटैच होंगी। पहली बात तो ये कि एसओपी इसके लिए अधिसूचित हुई है आज, और 3 बड़े बदलाव कर दिए गए हैं। 10वीं पास जो छात्र होंगे वो भी इसमें अपनी हिस्सेदारी दिखा सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि 7 साल का अनुभव उन्हें गाड़ी चलाने का होना चाहिए। ये फैसला इसलिए लिया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगार युवाओं को इसका लाभ मिल सके। और आम तौर पर ये देखा भी जाता है गाड़ी चलाने में या गाड़ियों का काम करने में वही युवा सबसे ज़्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं जो कम पढ़े लिखे हों। दूसरी बड़ी बात यह है जो कुछ एक यंगस्टर्स 10वीं पास भी नहीं होंगे, उन्हें 10 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, फिर वो भी इस योजना का हिस्सा बन सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। तीसरी बड़ी बात, प्रथम चरण में 500 के करीब इलेक्ट्रिक टैक्सीज लगाई जाएंगी कॉन्ट्रैक्ट पर। ये सरकारी महकमों के साथ अटैच की जाएंगे, जिसमें बोर्ड भी हैं, निगम भी हैं और बाकी कुछ एक गवर्नमेंट एजेंसीज भी हैं और डिपार्टमेंट्स भी हैं। तो इनके साथ प्रथम चरण में 500 टैक्सीज ही अटैच की जाएंगी। और अब मौका दिया गया है 10वीं पास छात्रों को भी, और जो 10वीं पास भी नहीं है वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं ये जानकारी हमने आपको पहले ही दे दी थी। ऑनलाइन पोर्टल क्योंकि शुरू किया गया है परिवहन विभाग की ओर से, आपको इस पोर्टल पर जाना होगा आवेदन करने के लिए, और 5 जनवरी तक आप आवेदन कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को ये लाभ मिल सके, इसलिए ये डिसीजन लिया गया है। लेकिन शर्त ये भी है कि 10वीं पास छात्रों को 7 साल का अनुभव होना चाहिए गाड़ी चलाने का, और जो 10वीं पास भी नहीं होंगे उन्हें 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए या 10 वर्ष से अधिक अनुभव होना चाहिए गाड़ी चलाने का, फिर वो स्टार्टअप योजना का हिस्सा बिल्कुल बन सकते हैं। तो राहत भरी खबर है उन लोगों के लिए, उन युवाओं के लिए जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, अपना काम अब एक तरह से शुरू कर पाएंगे। और सब्सिडी तो वैसे ही 50% इसमें सरकार की ओर से दी जा रही है, लेकिन दूसरी ओर बाकी के पैसे भी जो खर्च करने होंगे युवाओं को अपनी जेब से, उसमें भी लोन उपलब्ध करवाया जाएगा सरकार की ओर से ही। सीएम सुक्खू ने आज एरियर पर भी अपनी बात स्पष्ट तौर से कही है। पहली बात उन्होंने ये कही कि अभी बदहाल स्थिति हिमाचल प्रदेश की चल रही है, आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से डगमगाई हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी पहली ही कैबिनेट में ओपीएस बहाल करने का फैसला लिया गया। और अभी मौजूदा समय में 500 के करीब ऐसे कर्मचारी हैं, रिटायर्ड कर्मचारी हैं जिन्होंने ओपीएस का लाभ लेना शुरू कर दिया है, जिन्हें पहले महज 2750 रुपए मिलते थे, लेकिन अब वो 27,000 रुपए ले रहे हैं। और जल्दी ये डिसीजन इसलिए लिया गया क्योंकि पहली गारंटी कांग्रेस सरकार की थी। अब इसके बाद बाकी की गारंटीज भी पूरी होंगी और जो कर्मचारियों की देनदारियां हैं उन्हें भी जल्दी पूरा किया जाएगा। इसमें बड़ी बात उन्होंने एरियर को लेकर भी कही है। एरियर पर मुख्यमंत्री ने ये बात स्पष्ट कर दी है कि देखिए, इसके लिए कर्मचारियों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, एरियर का भुगतान जल्दी कर दिया जाएगा और पेंशनर्स के एरियर का भुगतान भी जल्दी कर दिया जाएगा। लेकिन अभी परिस्थितियां ऐसी नहीं हैं कि एकदम से ये राशि जारी की जाए, उचित कदम इसके लिए भी उठाए जाएंगे। छठा वेतन आयोग पर जयराम सरकार ने लागू तो
तो कर दिया लेकिन लाभ नहीं दिया। लाभ देने का काम वर्तमान सरकार कर रही है। तो ऐसे में जितनी भी अब देनदारियां बच रही हैं, कार्यरत कर्मचारियों का एरियर जो दिया जाना है या पेंशनर्स का एरियर जो मिलने वाला है, उस पर भी जल्दी ही उचित कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि अभी एक आंकड़ा उनकी ओर से और रखा गया है। दरअसल कर्मचारियों के और पेंशनर्स के एरियर में 10,000 करोड़ की लायबिलिटी है। और अभी जैसा कि एक चीज़ बार बार यहाँ कांग्रेस सरकार की ओर से कही जा रही है कि बजट सरकार के पास इतना नहीं है, इसलिए इंतजार करने के लिए अभी कर्मचारियों को कहा गया है। अभी तरह तरह की भ्रांतियां कुछ एक प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से फैलाई जा रही थी कि जल्दी ही एरियर की पहली किस्त मिल सकती है या जल्दी इस पर डिसीजन ले लिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री ने साफ तौर से बात कह दी है कि जब आर्थिक स्थिति में थोड़ा सा सुधार होगा उसके बाद ही एरियर देने पर फैसला होने वाला है, कर्मचारियों को भी और पेंशनर्स को भी। पेंडिंग रिजल्ट पर आज मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से रिप्लाई आया है। अब जो रिप्लाई आया है एज इट इज़ हम शब्दों में आपको बताने की कोशिश करेंगे जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आए हैं। देखिए, बड़ी बात, जैसा कि आप सभी जानते भी हैं कि राज्य चयन आयोग का गठन कर लिया गया है। क्लास 3 की भर्ती अब उसी के माध्यम से होगी, लेकिन उससे पहले जांच में क्या कुछ पाया गया, क्या कुछ हुआ, वो जानकारी हमारे पास आई है। तो देखिए, इसमें यह कहा गया है कि शिकायतकर्ताओं द्वारा दी गई कुल 34 शिकायत पत्रों की जांच के दौरान 11 अभियोग पंजीकृत किए गए, जो कि उपरोक्त सभी अभियोग अन्वेषण अधीन है। जांच के दौरान 9 शिकायत पत्रों में आरोप सिद्ध न होने पर जांच को बंद कर दिया गया। भ्रष्टाचार के कुल 65 संदिग्ध अभियुक्त पाए गए, जिनमें से 34 को गिरफ्तार किया जा चुका है। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को दिनांक 21/2/2023 को समाप्त कर दिया गया है तथा सरकार द्वारा इसे पुनः स्थापित करने का कोई भी विचार नहीं है। वो इसलिए क्योंकि राज्य चयन आयोग का गठन हो चुका है। कर्मचारी चयन आयोग की प्रणाली को भंग ही इसलिए किया गया था, एक नया ढांचा ताकि तैयार किया जा सके। निवर्तमान आयोग के भर्तियों संबंधित कार्यकल्पों को अंतरिम रूप से हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को सौंपा गया। यानी कि जो भर्तियां चल रही थी कर्मचारी चयन आयोग में और प्रोसेस जिसमें बीच में रुक गया था या जांच बीच में शुरू हो गई थी, फिर लोक सेवा आयोग को उनका जिम्मा सौंप दिया गया है। अब उसके बाद हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग का गठन किया गया है क्लास 3 की भर्तियों के लिए। तो कुल मिलाकर बात वही कही गई है, रिप्लाई वही दिया गया है जो शायद हम भी जानते हैं और जो इस वक्त हमें बेरोजगार युवा सुन रहे हैं वो भी इस रिप्लाई को जानते हैं, क्योंकि इससे पहले इसी तरह की जानकारियां सामने आई और बार बार हमारी तरफ से भी यही दोहराई गई, सरकार की ओर से भी यही दोहराई गई। और जो सुनना चाहते हैं बेरोजगार युवा, वो ये बात है कि डेडलाइन कब तक दी जाएगी, रिजल्ट कब घोषित होगा, नियुक्तियां कब तक दी जाएंगी, एक तय सीमा इसके लिए क्यों निर्धारित नहीं की जा रही है। ये सवाल युवाओं का भी है, ये सवाल मीडिया का भी सरकार से है, लेकिन इस पर कोई स्पष्टीकरण अभी शीतकालीन सेशन में भी नहीं दिया गया। और विपक्ष की ओर से भी जब ये सवाल पूछा गया तो उल्टा सवाल यहाँ मुख्यमंत्री ने विपक्ष से किया है कि आखिरकार ये भ्रष्टाचार को भर्तियों में कैसे अंजाम दिया गया। पूर्व जयराम सरकार के नाक के नीचे ये धांधियां होती रही और इस बात की भनक तक जयराम सरकार को नहीं लगी, तो कैसे ये सारी चीज़ें संभव हो पाई। ये सवाल यहाँ पर किए जा रहे हैं, इस पर कई तरह के आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं, लेकिन जो जवाब इस वक्त पर यंगस्टर्स चाह रहे हैं उस पर कोई भी स्थिति साफ होती हुई नजर नहीं आ रही है। अभी देखिए, हमने जो आपको हाल ही में सबसे लेटेस्ट अपडेट दी थी वो हमने स्टेट फॉरेंसिक साइंस लैब को लेकर दी थी, क्योंकि रिपोर्ट उनकी ओर से सबमिट कर दी गई है विजिलेंस को। और अब 3 डॉक्यूमेंट शेष रह गए हैं। ये यहाँ पर फॉरेंसिक साइंस लैब की ओर से कहा जा रहा है कि लगभग 31 दिसंबर तक का उन्हें समय चाहिए होगा। उसके बाद 3 डॉक्यूमेंट्स पर भी जांच पूरी हो जाएगी और विजिलेंस को ये रिपोर्ट दे दी जाएगी। फिर विजिलेंस इस बारे में जांच करेगी और फिर कहीं जाकर ये रिजल्ट घोषित किया जाएगा। तो कितना समय इसमें लग जाएगा, इस पर अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता। और आज जो रिप्लाई दिया गया है पेंडिंग रिजल्ट को लेकर, इस बात का उल्लेख इसमें भी नहीं है। तो फिलहाल के लिए यही जानकारी, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।